नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ब्रेकिंग फैक्ट्स के नए वीडियो में। और आज हम लोग इंटरनेशनल जो भी रेप्यूटेड मीडिया आउटलेट्स उनसे हम लोग कई आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सीएनएन से डिस्कस करेंगे कि जो G7 की समिट हो रही है जापान में, उसमें क्या क्या हुआ, इंडिया के हवाले से क्या हुआ, बाकी जो चाइना और रसिया उसको क्रिटिसाइज करे उसमें वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या रीजन उनका करने का। दूसरा हमारा सीएनएन से आर्टिकल रहा है जिसमें चाइना के एम्बेसडर यूएस में पहुंचे हैं, तो वहां पे एक काफी देर के बाद ये जो चीजें रीओपन हुई हैं, तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आर्टिकल लेंगे अल जजीरा से हम लोग इसमें 2 से 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें होगा मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में, इसमें ऑस्ट्रेलिया या अरब न्यूज में क्या चल रहा है। और फिर जो इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसके हवाले से क्या नई चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। तीसरा आर्टिकल होगा ये इमरान पाकिस्तान से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इमरान खान की अभी क्या उनके साथ हो गया है नया। रोज रोज तो वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो वहाँ के एक पत्रकार हैं इमरान रियाज खान, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग रिटर्स से लेंगे, रिटर्स हम लोग 2 आर्टिकल लेंगे, जिसमें होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एक रिलेशनशिप में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, मोदी जी वहां विजिट करें जैसे आप लोग जानते हैं। और उसके बाद होगा 2 आर्टिकल और होंगे हमारे, चाइना जो अपोज कर रहा है, चाइना यूएस और ताइवान का जो एक एग्रीमेंट हो रहा है उसको क्यों अपोज कर रहा है। और एक और आर्टिकल होगा जिसमें छोटा सा हम लोग देखेंगे कि भाई चाइना और रशिया एक बायलेटरल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए, तो खैर हम लोग इस पे चल के शुरू करते हैं। अभी हम लोग लेते हैं ये जो आर्टिकल है सीएनएन से। सीएनएन से इसमें G7 के वाले न्यूज है। G7 आप लोग जानते हैं जो दुनिया के 7 बड़ी ताकत हैं उनका एक ग्रुप है, मेजर इकोनॉमीज है। एक तरह से वो लोग वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्टली वो लोग एक रूट देते हैं दुनिया को कि आने वाले समय में कैसे चलेगी दुनिया, किस तरह की चीजें आएंगी, रेगुलेशन कैसे होगा। एक्चुअली जो G7 है ना, ये पहले G8 होता था। इसमें क्या है, रसिया भी इंक्लूड था। लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया को, आप जानते हैं यूक्रेन का पार्ट था, उसको क्रीमिया को हथिया लिया था, क्रीमिया को ले लिया था अटैक करके मिलिट्री एक्शन से, तो फिर रशिया को G8 से निकाल दिया गया, जिससे G7 था। अच्छा, अभी क्या है कि G7 की जो मीटिंग है वो जापान के हिरोशिमा में हो रही है। तो हिरोशिमा में हो रही है तो G7 कंट्री थी, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं, एज ए गेस्ट कंट्री के तौर पे भी कुछ कंट्रीज को बुलाया जाता है, जिसमें से इंडिया एक मेजर कंट्री है। आप पिछले कुछ 4 सालों से एटलीस्ट आप लोग देख रहे होंगे कि G7 की जहां भी समिट होती है वहां इंडिया को एज ए गेस्ट मेंबर बुलाया जाता है। तो इस साल भी इंडिया को वहां बुलाया गया, तो हमारे मोदी जी अभी हिरोशिमा गए हुए थे। अच्छा, तो इसमें बात क्या हो रही है इसमें? बाकी तो ठीक है, वो जो डेवलपमेंट के हवाले से बात होती है, आपसी कॉपरेशन होगी, किस तरह रीजनल डायलॉग मेंटेन हो, ट्रेड कैसे हो, आगे की स्ट्रेटजी क्या हो, ये सब बात तो होती थी। इसके चाइना और रशिया को क्रिटिसाइज किया गया है। तो इसमें रसिया के लिए भी यह कहा गया है कि एक तो रसिया जो है वो यूक्रेन पे असॉल्ट कर रहा है। लिटरली इसमें रसिया को क्रिटिसाइज किया गया है, वो कह रहे हैं कि वो अत्याचार कर रहे हैं यूक्रेन पे, वहां लोग परेशान हैं, लेकिन रसिया जो है ये ऑक्युपाई कर रहा है, तो मिलिट्री एक्शन को जबरदस्ती ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसमें ये लोग कहे हैं कि रसिया की जो ऑयल सप्लाई है और पैसा है, ये कैसे रोका जाए, इसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम लोग कैसे रोकेंगे, इस पे इन लोगों की बात हुई है। और एक स्ट्रेटजी है कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में रसिया की जो फाइनेंस है और फ्यूल है और इनके जो और ट्रेड रिलेशन पे कैसे, क्योंकि जानते हैं आप ऑलरेडी इतने सैंक्शन लग चुके हैं रसिया पे, 5,000 कुछ सैंक्शन लगे हुए हैं। तो उसके बावजूद अगर रसिया नहीं रुक रहा है तो वो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, इस पे बात हुई है। और चाइना के लिए इन्हें क्या किया है कि चाइना के लिए इन्होंने ये चीज तो अच्छी कही कि ठीक है, कोऑपरेशन होना चाहिए चाइना से, अच्छी बात है। लेकिन एक जो मेजर चीज है जिसपे ये लोग चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो है इनका जो लोनिंग का प्रोसेस है, बैड लोन का। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई चाइना के जो बैड लेन वाला सिस्टम है इसको कैसे काउंटर किया जाए, ये ठीक नहीं है। और फिर फ्री इंडो पैसिफिक की बात आप लोग जानते हैं, हमेशा दोहराई जाती है कि जो साउथ चाइना सी स्पेशली रीजन है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, उसमें जो चाइना अपना हेजीमोनी क्लेम करता है, वो कहता है हमारे टेरिटोरियल सी का पार्ट है, तो उसको फ्री बनाने के लिए भी इसमें बात हुई है। और आप जानते हैं जो कि जापान का स्पेशली जो कुछ जो आइसलैंड है उनसे विवाद है, सीमा विवाद है रसिया के साथ और चाइना के साथ, तो इसमें वो भी मुद्दे उठाए गए हैं। तो जो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव, सरगेई लावरोव ने कहा कि ये जो रसिया और चाइना के खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र है और जबरदस्ती क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।
इन्होंने कहा कि जो रसिया और चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिल्कुल गलत है, और G7 जो कंट्रीज हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्पेशली इन्होंने नाम लेके जापान को क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा जापान जो है ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो यहाँ पे रशिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और जापान का अपना खुद का रोल नहीं सही है। तो रसिया कह रहा है कि भैया ये लोग रसिया और चाइना को डेटर कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया ये लोग रोक रहे हैं चाइना को, रशिया को। अच्छा, चाइना ने क्या कहा भैया? चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो G7 है, वो जो दुनिया में जो पीस है, जो शांति है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने भी जापान को ब्लेम किया है और अदर कुछ नेशन है। उन्होंने कहा कि G7 जो है वो एक तरीके से G7 की जो भी कंट्रीज हैं वो अमेरिका की पिछलग्गू, मतलब अमेरिका जो भी कहता है, अमेरिका की हेजोमोनी का एग्जाम्पल है G7। अमेरिका जो भी कहता है G7 कंट्रीज वही करती हैं। और उन्होंने कहा कि हम ये जो भी वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड है इसको हम लोग अपोज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो चाइना है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज स्पेशली किया गया उसके बैड लोन पे, लेकिन एक बात और है, उससे कॉपरेशन की भी बात कही गई है, तो इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात इंडिया के हवाले जो कही जा रही है कि भाई इंडिया को हो सकता है इसका एक परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, जिससे ये G8 हो जाए। और लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मतलब इंटरनेशनल एरिया में और जो भी डिस्कस कर रहे हैं लोग हैं, वो ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इंडिया को जल्द ही ये स्टेटस मिल सकता है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि भाई नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है। अब नेक्स्ट आर्टिकल ये जो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो चाइना के एम्बेसडर हैं वो अमेरिका में गए हैं, तो इसके हवाले से क्या नहीं जो हम लोग इसमें अगले आर्टिकल में देखते हैं, और वो भी आर्टिकल CNN से ही है। ये जो आर्टिकल है ये भी CNN से है, और ये है कि भाई चाइना के जो नए एम्बेसडर हैं वो US में पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो ये न्यूज क्यों? ये भी तो एक समस्या है ना भाई, एम्बेसडर तो आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसलिए न्यूज बनी कि पिछले साल जो US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ब्लिंकन साहब, वो ताइवान गए थे। और ताइवान जब गए थे तो वहां से दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि आप जानते हैं चाइना इस चीज का अपोज करता है जब भी कोई ताइवान से सेपरेट रिलेशन रखने की बात करता है, तो ताइवान को चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, ठीक है, वो मानता है कि चाइना का ही हिस्सा है, जबकि ताइवान के लोग ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और लोग हमें इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करें। तो पिछले साल यही हुआ था कि भाई चाइना जो US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ताइवान के दौरे पर थे। ताइवान के दौरे पर कोई भी इसका मतलब भाई कि वो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मान रहे हैं। तो चाइना ने इस बात का अपोज किया था और कहा था कि भाई हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ऐसे नहीं चल पाएंगे। अगर आपको रखना है तो आपको वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ेगा। वन चाइना पॉलिसी आप जानते हैं वो ये है कि चाइना कहता है कि जो हांगकांग ताइवान जो इस तरह के स्टेट है वो सब चाइना की ही पार्ट है। तो वो चाइना कह रहे हैं भाई इस तरह की जो अगर आप विजिट करेंगे तो हम लोगों की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सही नहीं हो पाता। तो नए जो गए हैं इनके ना ये एम्बेसडर US में, तो इनसे ये लोग कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये बहाल हो जाएगी। काफी दिनों में एक्चुअली कुछ दिन तक अमेरिका में उनके एम्बेसडर नहीं थे अभी, तो गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब ठीक है, अब जो रिलेशनशिप है वो बहाल हो जाएगा। और जो प्रेसिडेंट शी हैं उन्होंने कहा कि ये एक प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव स्टेप है, और इससे जो है अमेरिका और चाइना के जो हमारे टाइज हैं वो फिर से अच्छे हो जाएंगे। और US का भी जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अच्छे से वहां उनको वेलकम किया है, और उनका जो अम्बेसडर साहब हैं उनका खुद का स्टेटमेंट यही रहा है कि भाई नहीं अब हम आए हैं और रिलेशन जो है इसको एक अच्छी दिशा दी जाएगी। आप लोग देखेंगे कि एक नई ऊंचाइयों को छुएंगी US और चाइना के रिलेशन। तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी चूंकि जब से उनकी विजिट हुई थी ब्लिंकन साहब की ताइवान में, तब से इस तरह की जो कसरत चल रही थी, फिर उसके बाद एक बड़ा स्टेप है। फिर हम लोग अगला आर्टिकल देखते हैं। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है अल जजीरा से, और इसमें जो मोदी जी हमारे अभी ऑस्ट्रेलिया गए, आप जानते हैं ना, मोदी जी पहले हमारे G7 के लिए जापान गए थे, फिर वहां से अपना वो पपुआ न्यू गिनिया चले गए थे, फिर वहीं से वो बगल में अपने ऑस्ट्रेलिया में हो लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में होने पे भाई देखो अब अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके न्यूज आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ के 2-3 जगह से आर्टिकल ये शामिल किया है। अल जजीरा से भी शामिल किया हमने, reuters से भी शामिल किया है, ठीक। तो हम लोग चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज तो जो इंडियन मीडिया पे जो खूब जानते हो चकाचौंध वाली मीडिया है, उस पे इस तरह की चीजें फैलाई जाती रहती है। इसमें
ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनीज ने पीएम मोदी को क्या किया, बॉस कह के बुला दिया। बॉस कह के बुला दे तो पूरे मीडिया में छाया हुआ है कि भाई पूछो मत, अब तो बॉस कह दिए हैं, बॉस हो गए हैं। तो खैर, हमारी कंट्री में थोड़ा ये सब ज्यादा देखा जाता है, इंटरनेशनल न्यूज को बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता कि और मीडिया क्या कह रही है। तो यहाँ पे ये है कि भाई बॉस एक कोर्टसी है कि ठीक है, उन्होंने कह दिया, जैसे हाउ आर यू बॉस आम लैंग्वेज में भी लोग कह देते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो है ही, अच्छी बात है, इसलिए इतना एक डिग्निफाइड वे में कहा जा रहा है, अच्छा है। लेकिन अल जजीरा जो लिख रहा है वो ये है कि मोदी जी, आप जानते हैं मोदी जी वहां एक रैली की है, अच्छी खासी रैली की है वहां पे, बहुत बड़ी। और बड़ी बात यह है कि वो जैसे इलेक्शन कैंपेन होते हैं ना, उस स्टाइल में वहां रैली हुई। तो ये लिख रहे हैं कि कैंपेन स्टाइल रैली इन द ऑस्ट्रेलिया बाय पीएम मोदी। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके कैंपेन चला रहे हैं और वहां से वो लोग लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगले साल 2024 हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन है, तो उसको देखते हुए ये ऐसा किया जा रहा है। अल जजीरा का ये है कि बीजेपी अपना जो लोकल वोटर्स है, मतलब उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है या इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस कर रही है इंटरनेशनली, कि भैया देखो मोदी जी का इतना माहौल है, वहां इतने लोग आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो फोकस का एरिया रहा है ये ऑस्ट्रेलिया विजिट का, ये सब तो हो गई, जो उनको अपने अपने व्यू है, अल जजीरा का ये व्यू है कि भाई वो अपने कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं मोदी जी जहां भी जाते हैं इस तरह की वो रैली करते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इवन अभी जानते हो G7 में जब बाइडेन साहब आए मोदी जी के पास और बोले कि भाई हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो मोदी जी कहे भाई ये क्या, तो कहे आप बहुत पॉपुलर हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जानते मोदी अभी जाने वाले हैं अमेरिका में जहां जाने वाले वहां पे सारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं और एक्स्ट्रा लोग डिमांड कर रहे हैं। तो बाइडेन साहब आए, कहें भाई आप तो हमारे यहाँ भी इतने पॉपुलर हैं, आप हमको ऑटोग्राफ दीजिए। तो मोदी जी ने वहां उनको ऑटोग्राफ दिया था। तो कोई इसमें ये बात नहीं है कि ये वहां बीजेपी का मतलब कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर ये अल जजीरा ऐसा लिख रहा है। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म ये क्यों कर रहे हैं, वहां पे मोदी जी ने रैली की है हमारे अच्छा जो कॉपरेशन की बात हुई है वो कल्चरल कॉपरेशन की बात हुई है कि भाई एक दूसरे से हमारे काफी कल्चर मिलते जुलते हैं और एक दूसरे के यहाँ लोग आए जाए, जिससे और कॉपरेशन डेवलप हो। और फिल्म के लिए हुआ है कि भाई फिल्म का प्रमोशन, जो कि हमारे जानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया में इसका नाम है, तो उसके लिए भी एक कॉपरेशन साइन किया गया है। और जो कजीन्स हैं हमारे, कुजीन्स, जो खाना पीना है, इंडिया तो वैसे ही मसाले का देश है, यूरोप वाले आ ही आते हैं मसाले के लिए, और स्टूडेंट्स को लेके कुछ बातें हुई हैं। लेकिन इन सारी बातों के अलावा कुछ लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म का क्या मतलब, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये जो रिलीजियस पोलराइजेशन कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो काफी दिनों से कुछ वर्ल्ड मीडिया जो स्पेसिफिक सेगमेंट है वो विरोध करता ही है, तो वैसा यहाँ भी देखने को मिला है। और लोग लिख रहे हैं कि वहां जो स्टेडियम था वहां पे कुछ चेयर्स खाली थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो आपको काफी भरा स्टेडियम देखेगा, हाँ भाई कुछ तो हो सकता है लोग बुक करा के ना आए हो, तो इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। इसको पॉइंट आउट करने का क्या मतलब, हमारे नहीं समझ में आ रहा है। इंटरनेशनल इतने बड़े लेवल पे इस आर्टिकल में इसको पॉइंट आउट करना, ये हमें नहीं समझ में आया। खैर, अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ये है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मैंडेटरी कर दिया भाई, जो कफ सिरप जो भी एक्सपोर्ट होगा उसको भाई लैब में टेस्ट किया जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ इंसिडेंट हो गए थे वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि कुछ हमारे उज्बेकिस्तान में हो गया था, गम्बिया में हो गया था। गम्बिया में लगभग 70 बच्चे मर गए थे, उज्बेकिस्तान में 19 बच्चे मर गए थे हमारे यहाँ के कफ सिरप लेने से। अच्छा, इस पे फिर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट लाया, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट पेश की थी, उसने कहा था कि भाई इस पे कुछ टॉक्सिक एलिमेंट पाए गए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब तीन कंपनियां ऐसी थी, तीन कंपनियां ऐसी थी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इनकी जो कप सिरप है इसमें टॉक्सिक एलिमेंट पाए जा रहे हैं, इनको बैन कर देना चाहिए, यूजेबल नहीं है। तब इसमें क्या बात आती, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ब्लेम? नहीं, क्योंकि ये जो सिर्फ जो भी कंट्रीज खरीद रही थी या यहाँ से इंपोर्ट करा रही थी, वो डायरेक्ट उस कंपनी से ले रही थी। अब वो सिर्फ इवन इंडिया में बैन है, इंडियन गवर्नमेंट उसको अपने यहाँ बैन किया, लेकिन क्योंकि जो खरीदना चाह रहा है तो कंपनियां उनको बना के बेचती थी। लेकिन इससे इंडिया की एक जो फार्मा इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा झटका लगता है जब भी इस तरह के नाम भाई आता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया का सिर्फ पीने से बच्चे मर गए, तो एक इंडस्ट्री को लॉस होता है। आप जानते हैं इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट है,
$14 बिलियन की हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, जो मतलब क्वांटिटी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर रखती है। बाई वैल्यू के मामले में थोड़ा सा 14 प्लेस पे आ जाते हैं हम लोग। लेकिन अब हेल्थ मिनिस्टर जो है, कहा है कि भाई जो भी अब सिरप बाहर जाएगा उसके लिए एक लैब बनाई जा रही है, और हर जो भी सैंपल जाएगा उसका सैंपल लेके पहले टेस्ट किया जाएगा, देखा जाए उसमें कोई ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट तो नहीं है, तब फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये जो भी मतलब इंसिडेंट हुआ है, जो बच्चे एक्सपायर कर गए हैं ऐसा गंबिया में या उज्बेकिस्तान में, तो इसमें गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का कहीं से भी कोई रोल नहीं है। वो लोग खुद ही इंपोर्ट कराते हैं इस तरह की दवाएं, जिससे ये इंसिडेंट हुआ है। खैर फिर भी उस पर प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए गवर्नमेंट ने इस पे एक ये लिया है, भाई अब कोई भी जो एक्सपोर्ट होगा उसको पहले लैब में टेस्ट किया जाएगा, और आर्टिकल में देखते हैं बहुत कुछ नहीं है। वह अल जजीरा में एक दो न्यूज जो है हमारे पड़ोसियों को लेके भी है, चलिए उनके लिए भी बात कर लेंगे। पड़ोसियों को जाना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो पड़ोसी तो, और वो भी ऐसे पड़ोसी जो मतलब पाकिस्तान टाइप के हो, तो उनके बारे में तो बड़ा जरूरी इंफॉर्मेशन रखना, तो कब क्या कर दे कोई ठिकाना है, तो उनके बारे में रखना बड़ा जरूरी। इसमें यह है कि भाई इमरान खान को, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको बेल मिल गई है। अब आप कहेंगे किस केस में? केस तो उनके ऊपर बहुत है। एंटी टेररिस्ट, एंटी टेररिज्म जो उनके ऊपर मल्टीपल केस चल रहे थे, एक नहीं मल्टीपल केस चल रहे थे, और इसमें उनको बेल मिली है, मतलब बरी नहीं हुए हैं, बेल मिल गई कि ठीक है अभी आप बाहर रह सकते हैं। तो अब इमरान खान के खिलाफ कई ऐसे बिल, आप जानते हैं पाकिस्तान में भी इतना बड़ा जो एनआरची फैली थी, इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, इनके सपोर्टर जो है उनके जीएचक्यू जो हेडक्वार्टर है लाहौर के, कोर कमांडर, उनके घर में आग लगा दी थी, तो तमाम तमाम तोड़ फोड़ हुई थी। फिर जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, उन्होंने इसको सो मोटो लेके पाकिस्तान को, इन पूर्व प्रधानमंत्री जो है इमरान खान, इनको बेल दी थी। लेकिन फिर भी अब जानते हैं वहां तो सब आर्मी का ही चलता है, और आर्मी से ये सीधी टक्कर ले रहे थे। इनके ऊपर इतने मुकदमे लगा दिए गए हैं, इतने मुकदमे लगा दिए गए हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते। और अब क्या है, जो भी इनके सपोर्टर्स थे या इनके और भी लीडर्स थे इनके पार्टी के, जो उस आंदोलन किए थे इनके अरेस्ट के खिलाफ, अब उनको एक एक करके उठाया जा रहा है, और सबके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। इवन कल से तो एक बड़ी न्यूज आ रही है कि इनके जो भी बड़े नेता थे, मतलब बड़े लीडर्स, इनकी पार्टी जानते हैं ना, पीटीआई, तो उसके जो बड़े लीडर्स हैं, कल से वो लोग सब अपना वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि या तो हम पीटीआई छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जाएंगे, या तो हम परमानेंट पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। ये सब उनकी आर्मी के इशारों पे हो रहा है, तो सबको पता होता है इसमें क्या है। लेकिन इमरान खान के पास अब देखो अब क्या करते हैं, हमें लगता है कि इनकी पार्टी जो है जल्द ही बैन कर दी जाएगी, या तो इमरान खान बाहर चले जाएंगे, तीन ही ऑप्शन है अब। या तो इमरान खान, जो इनकी हिस्ट्री रही है पुरानी की, सब लोग बाहर चले जाते हैं, कंट्री से ही बाहर चले जाते हैं, तो बाहर चले जाएं, या तो लंदन में सबकी इनकी प्रॉपर्टी है, बच्चे बच्चे वहीं रहते हैं, तो हो सकता है लंदन चले जाएं। दूसरा ये है कि भैया ये पॉलिटिक्स छोड़ दें एकदम से, भाई अब हम पॉलिटिक्स करेंगे ही नहीं है, कुछ अपना वो मौलवी वोलवी बनना होता है, उनके पास ऑप्शन है, उनके पास तमाम होता है, मौलवी के पास बहुत पावर है वहां, तो हो सकता है मौलवी बन जाए। या लास्ट पावर ये है, लास्ट ऑप्शन ये है कि आर्मी इनको एलिमिनेट कर देगी। तो देखते हैं। खैर अभी तो इनके साथ एक बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो इनके बहुत बड़े सपोर्टर है। खैर आर्मी के सामने किसी की चलेगी नहीं, देखते हैं आने वाले आर्टिकल जैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहते हैं। देखते हैं अगला आर्टिकल भी हमारा पाकिस्तान से ही है, उसको देखते हैं क्या है। अगला आर्टिकल भी भाई पाकिस्तान से है, और ये है वहां की फ्रीडम ऑफ प्रेस। अभी फ्रीडम ऑफ प्रेस की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें आप देखे होंगे इंडिया को 161 रैंक दी गई, जबकि पाकिस्तान को 150, और इंडिया से लगभग 10 10 रैंक ऊपर था पाकिस्तान। अब देखो आप लोग कैसी रैंकिंग होती। यहाँ के जो एक अच्छे पत्रकार हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज खान, इमरान रियाज खान ये इमरान खान के सपोर्ट में बात कर दिए थे, और जिस दौरान इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, पूरी नाची फैली थी देश में, तो इनको, ये इमरान खान के एक बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, इमरान खान के सपोर्ट में बात करते हैं, कई आर्टिकल लिखते हैं इनके, मतलब जो नेशनल टेलीविजन पे भी आते हैं वहां पे। तो इनको पता था कि क्योंकि अब आर्मी इनको भी उठाएगी, वहां तो सब आर्मी करती है, वही है उनके खिलाफ अगर बोलोगे तो फिर नहीं रहना। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, तो पाकिस्तान में रह के अगर आर्मी से बैर करोगे तो फिर तो नहीं, ठीक है आपका रहना बड़ा एग्जिस्टेंस पे आपके सवाल हो जाएगा। तो ये इमरान रियाज खान सोचे कि भाई ठीक है अब तो ऐसा आर्मी एक्शन लेगी, तो ये निकल रहे थे कंट्री से, भाग रहे थे। सियालकोट एयरपोर्ट पे क्या हुआ, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, अरेस्ट तो कर लिया गया भाई, ठीक है चलो, उस समय आंदोलन में बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब देखो धीरे धीरे
सारे बड़े लीडर्स जो हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन इमरान रियाज खान के साथ एक ये समस्या है कि इनका पता ही नहीं चल रहा ये है कहाँ। ये स्टिल मिसिंग है। इनको लोग कह रहे हैं मिसिंग है ये। आप सोचिए, अरेस्ट नहीं लोग कह रहे हैं कि मिसिंग है। इनके भाई कह रहे हैं कि जो ये पंजाब पुलिस है वो उनको किडनैप कर ली है। आप सोचो, मतलब अरेस्ट नहीं कर ली, किडनैप कर ली है। इनके पिताजी भी कह रहे हैं कि ऐसा उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं था, उसको पता नहीं क्यों अरेस्ट किए हैं, और अरेस्ट किए भी हैं तो कहाँ रखे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। जो इनको एडवोकेट हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई इसने गलती की ही नहीं जिसपे कोई केस बने, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और वो ये भी कह रहे हैं, उनके वकील वो अभी मीडिया से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई जो प्रोसेस है उनको रिलीज करने का, वो जानबूझ के लेट किया जा रहा है जिससे इनको और देर तक अंदर रखा जा सके। अच्छा, जो अब अभी आगे देखिए, जो पंजाब पुलिस के हेड है, बात समझ रहे हैं, पंजाब पुलिस ही लोग कहते हैं पंजाब पुलिस इनको अरेस्ट की, जो पंजाब पुलिस के हेड हैं, वो आके मीडिया से कहते हैं कि भाई ये हमारी कस्टडी में है ही नहीं। अब लोग तो हुआ वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में नहीं तो कहाँ है। इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इनकी, वो कह रही है कि भैया अगर इनको किडनैप किया गया है, सोचो आप, अगर किडनैप किया गया है, ये शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कि कह रहे हैं कि अगर इनको किडनैप किया गया है तो जो भी किडनैपर्स हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक। और नेक्स्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हैं हमने उनसे बात की है, हमने उनसे पूछा है अलग से बुला के, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको भी नहीं पता है। तो इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी नहीं पता। पाकिस्तानियों से आप बात करोगे ना तो वो कहेंगे कि मतलब आईएसआई जो इनकी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, वो कहती है दुनिया में टॉप, दुनिया की सबसे टॉप एजेंसी है। आप सोचो, किसी को भी उठा लिया जाता है, कुछ भी कर ले, इनकी एजेंसी कुछ नहीं पता है। इनके यहाँ रोज आए दिन ब्लास्ट ब्लास्ट होता है, सब कुछ होता है, इनको पता नहीं है। इनकी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उनको ये नहीं पता है क्या हो रहा है, पुलिस के अंडर में है, पुलिस के हमारे अंडर में मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है अभी। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भाई हालात क्या हैं। और इनकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देखो, हमसे बहुत ऊपर है। इंडिया में ऐसा संभव है? इंडिया में ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो बीबीसी का जो एक मुद्दा हुआ था, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उस पे एक्शन लिया गया था, तो वो उसके लिए इंडिया की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में, उन्होंने काफी लो कर दी थी, 161। हमें लगता है इससे कम रैंकिंग कभी थी नहीं, लेकिन खैर चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। ये जो आर्टिकल्स है ये रेटर्स है, और हमने कहा था ना कि मतलब मोदी जी की विजिट है तो दुनिया का लगभग हर बड़ा मीडिया आउटलेट जो उसको कवर करता है, तो इसमें भी वही दिया गया है। बाकी चीज तो हमने आपको बता ही दी है इसमें, लेकिन एक जो राइटिंग है वो पॉजिटिव प्रोस्पेक्टस है, कि जैसे भाई वीजा को लेके बात हुई है, इकोनॉमिक टाइज को लेके बात हुई, स्टूडेंट्स के लिए बात हुई है, बिजनेस ट्रेवल को लेके बात हुई है। और हमारा जानते हैं वैसे ऑस्ट्रेलिया से हमारा एफटीए हो ही गया है, तो हम लोग एक नो डाउट हम लोग जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन उसको फर्दर इंक्रीज करने के लिए, एक नया उसमें जोश देने के लिए तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री कॉपरेशन भी चाहते हैं। मिलिट्री कॉपरेशन इन द सेंस जैसे हम लोग अपने वेपन्स ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि वहां वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत डोमिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया कोई गरीब कंट्री तो है नहीं, उनके पास पैसा भी है, वो अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सबसे वो अपना ले सकते हैं। अभी जो ऑकस बना हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, तो वो उसका बेसिस यही है कि वो जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें को लेके यही है, और बहुत कुछ इसमें दिया नहीं है। खैर, ट्विटर्स के जो अगला आर्टिकल है वो, चूंकि अब जानते हैं भाई चाइना और अमेरिका और दुनिया के जो मेजर इकोनॉमीज हैं, दो बड़ी पावर्स हैं, तो उनके बीच में टसल चलती रहती है। स्पेशली ताइवान को लेके अभी एक बहुत ज्यादा बढ़ गया इन सबके बीच में टेंशन। तो अभी क्या हुआ है कि अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ जो है कस्टम एंड ट्रेड रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उसके वो लोग एक एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, तो चाइना इसको अपोज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो ताइवान के साथ जो भी आप इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट करना चाहते हो उसको बहुत केयर के साथ करें।
कॉन्फिडेंस हमको लेके करें, क्योंकि आप सेपरेट अगर ताइवान के साथ करेंगे तो ये आपके लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक तरह से ये चाइना की धमकी है अमेरिका को कि भाई आप ये जो हमको वन चाइना पॉलिसी के अपोज जा रहे हैं, ये ऐसा ना करें, नहीं तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए चाइना ने कहा कि केयरफुली हैंडल द इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन विद द ताइवान। तो ये चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक देखे हैं। लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ। इंडिया में ठीक है, अभी इस तरह के न्यूज आउटलेट्स के न्यूज कम चलती है, यहाँ पे लोग वर्ल्ड न्यूज पे उतनी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे ऑडियंस हो रही है और लोग जागरूकता आ रही है, लोगों को सुनना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए, जिससे हम लोगों को और प्रमोट हो और हम लोगों को भी थोड़ा सा उत्साह मिले कि भाई हम लोग न्यूज जो है इस पे इतना मेहनत करते हैं और मेहनत कर पाए। नहीं तो ऐसे आप जानते हो बड़ा डल सा फील होता है थोड़ा, तो आप लोग दबा के सब्सक्राइब करो इसको। बाय बाय। जय हिंद। धन्यवाद।